हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता। आज बात करने वाला हूँ 8 और 9 अगस्त की यहाँ बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज की जो हमारी खबरें होने वाली हैं, भोज आर्द्रभूमि। ये भोज आर्द्रभूमि आपको पता होगा कि आर्द्रभूमि है, ये एक वेटलैंड है, बट इसको खतरा सामने आ गया है और इसको हो सकता है बाहर निकाला जाए। तो इसके बारे में समझेंगे। क्लाउडेड लेपर्ड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है आज की, इसको समझेंगे। गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाग अभ्यारण्य, इसके बारे में आपने अभी तक नहीं सुना है तो इसको देख लेंगे। ब्लूटंग रोग, अब ये ब्लूटंग रोग और क्लाउडेड लेपर्ड ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और 3 स्टार 2 स्टार लगा रहा हूँ, देखना जरूर। औरोविले और अन्य खबरों के तहत हमारी 2 खबरें होगी, उसको देखेंगे। तो आज यहाँ पर टोटल हम 8 खबरों को देखने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पर्पज से, ध्यान रखिएगा। तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारा ऐप आ चुका है, नट लर्निंग ऐप, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो upscnet.com www.upsc.com। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक है, आप जाके एक बार चेकआउट कर लेना। आज के हम पहले करंट अफेयर्स की बात करते हैं। आर्द्रभूमि जो है भोज आर्द्रभूमि है, याद रखिएगा। भोज आर्द्रभूमि की आज हम सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात करेंगे। चर्चा में क्यों है, तो केंद्र सरकार ने इस बात से इनकार कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय रामसर स्थल भोज आर्द्रभूमि, जो कि भोपाल में मध्य प्रदेश राज्य में है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि की रामसर कन्वेंशन सूची से हटाए जाने का कोई खतरा नहीं है। ध्यान रखिए, केंद्र सरकार ने इस बात से इनकार किया हुआ। भोज आर्द्रभूमि के बारे में किस स्थान पर है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित है। इसमें 2 मानव निर्मित जलाशय हैं, ऊपरी और निचली झीलें शामिल हैं। ऊपरी झील को भोजताल बड़ा तालाब कहते हैं, निचली झील को छोटा तालाब के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ऊपरी झील को भोजताल बड़ा तालाब, निचली झील को छोटा तालाब के नाम से जानते हैं। ऊपरी झील दक्षिण में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पूरब और उत्तर में मानव बस्तियां और पश्चिम में कृषि क्षेत्रों से घिरी हुई है। तो जो ऊपरी झील है वो देखोगे आप तो साउथ में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम ईस्ट में और उत्तर में, कहां पर, ईस्ट में और नॉर्थ में, इन दोनों जगहों पर अगर हम देखें तो मानव बस्तियां देखने को मिल जाती हैं। और अगर हम वेस्ट में देखें तो यहाँ पर कृषि क्षेत्रों से घिरा हुआ क्षेत्र है। ऊपरी झील भोपाल के लिए पीने योग्य पानी का एक प्रमुख स्रोत है। अब ये जो नॉर्थ की झील है वो वहां पर पीने योग्य पानी है, जो हम और आप पानी पीते हैं उस पानी को हम पी भी सकते हैं। अगर यहाँ पे हम जीव की बात की है तो ये झील है जैव विविधता की दृष्टि बहुत समृद्ध है। विशेष रूप से यहाँ पर मैक्रोफाइटस और पादप प्लवक और जंतु प्लवक देखने को मिलते हैं। तो ये इंपोर्टेंट है जीव की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर मैक्रोफाइटस, पादप प्लवक और जंतु प्लवक देखने को मिलते हैं। इसमें 15 से ज्यादा तरह की मछलियां देखने को मिलती हैं और पाई जाती हैं, और कई संवेदनशील प्रजातियां भी हैं, जिनमें कछुए, उभयचर, जलीय अकेशुरगु इसमें शामिल है। अगर हम बात करें इसे रामसर स्थल में कब शामिल किया गया था, तो रामसर स्थल में से 2002 में नामित किया गया था। कब? 2002 में इसको रामसर स्थल में नामित किया गया था। ध्यान रखिएगा। रामसर कन्वेंशन क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरी जो खबर है रामसर कन्वेंशन से संबंधित है। तो रामसर के बारे में समझें तो यह कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अपने आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक चरित्र के संरक्षित करने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये ईरान में किए गए थे 2 फरवरी 1971 को। और रामसर क्या है, तो रामसर इस जगह का नाम था, इसलिए उसी के नाम पर रामसर कन्वेंशन पड़ गया है। इसका नाम ईरानी शहर रामसर के नाम पर रखा गया। मैंने आपसे बताया ना, ईरान में एक शहर का नाम है रामसर, उसी के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर 1971 में संधि पर हस्ताक्षर किए गए, और इसके तहत संरक्षण के लिए चुने गए स्थानों को रामसर स्थल का टैग दिया जाता है। क्योंकि रामसर कन्वेंशन है तो जो स्थान को संरक्षण दिया जाता है तो उसको रामसर स्थल का टैग दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये भोज आर्द्रभूमि के बारे में अगर आए तो आप बता सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट है। भोपाल में है, कहाँ पर है, भोपाल शहर में है, और भोपाल में कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश राज्य में है स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये नेक्स्ट करंट अफेयर्स है हमारी क्लाउडेड लेपर्ड। अब क्लाउडेड लेपर्ड क्या है इसके बारे में समझेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं मेरी करंट अफेयर्स एक नई प्लेलिस्ट आ गई है, हेडलाइन न्यूज के माध्यम से हम करंट अफेयर्स ला रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर बात करते हैं, जो हेडलाइन होती है उसी पर बात करते हैं। तो एक बार जाइएगा जरूर, उसको एक बार जाके देख लेना। ठीक है, चल आज हम बात करते हैं क्लाउडेड लेपर्ड क्या है उसके बारे में। चर्चा में क्यों है, तो मिजोरम के राज्यपाल ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस मनाने के लिए एक समारोह के दौरान वन जीव संरक्षण में चुनौतियों को और ध्यान आकर्षित किया हुआ। तो कहा गया, मिजोरम के राज्यपाल ने
अंतरराष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस मना रहे थे, उसी दरमियान क्या हुआ है, वन्यजीव संरक्षण के लिए कुछ चुनौती पर उन्होंने ध्यान आकर्षित कर लिया। क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में तो यह एक प्रकार की जंगली बिल्ली है। हिमालय के घने जंगलों में मुख्य भूमि से दक्षिण पूर्व एशिया से दक्षिण चीन तक यह निवास करती है। तो अच्छे खासे लंबे क्षेत्र में निवास करती है। हिमालय के घने जंगलों से लेकर जो भारत की मुख्य भूमि है वहां से दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट एशिया से और साउथ चाइना तक यह निवास करती है। एक तरीके की जंगली बिल्ली है। क्लाउडेड लेपर्ड की दो प्रजातियां हैं। क्लाउडेड लेपर्ड जिसे लियोफेलिस नेबुलोसा कहते हैं, और एक है सुंडा क्लाउड लेपर्ड जिसे लियोफेलिस डायल्टी कहते हैं। तो ये दोनों ही क्लाउड लेपर्ड की प्रजातियां हैं। आवास और वितरण की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया और हिमालय में निम्नलिखित देशों में पाए जाते हैं, जैसे कि दक्षिणी चीन, भूटान, नेपाल, पूर्वोत्तर भारत, बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस और बांग्लादेश। और बांग्लादेश अभी हाल ही में बहुत चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि शेख हसीना, थोड़ा सा मैं हट के बात कर रहा हूं, क्योंकि शेख हसीना बांग्लादेश की सरकार से इस्तीफा दे दिया और वहां पर एक मोहम्मद यूनुस की अंतिम सरकार गठन हुआ है। इन दोनों पर मैंने प्रॉपर 2 वीडियो बना दी, अलग अलग 6-6 मिनट की वीडियो है, जाके एक बार चैनल पे जाके देख लेना, ठीक है। तो इनका जो आवास निवास स्थान है क्लाउड लेपर्ड का, तो देखोगे तो ये दक्षिण पूर्व एशिया में इनका देखने को मिलता है, और ये दक्षिण पूर्व एशिया के सारे देश भी हैं। अपने पूरे क्षेत्र में क्लाउड लेपर्ड अधिकांश समय उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों में बिताती है, लेकिन शुष्क उष्णकटिबंधीय जंगलों और मैंग्रोव दलदलों में भी यह पाई जाती है। यह हिमालय में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर देखने को मिलती है। कहां पर? अधिक ऊंचाई पर हिमालय में देखने को मिलती भी है। भारत में सिक्किम, उत्तर पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है, और मेघालय का ये राज्य पशु है। अब एक यहाँ पर एक मजे की बात यह है कि जंगली बिल्ली के संरक्षण के बारे में जिस राज्य के राज्यपाल ने बात की है वो कहाँ के? मिजोरम के। कहाँ के? मिजोरम के। देखना यहाँ पर ये कहाँ के? मिजोरम के राज्यपाल ने ये बात कही गई है कि जंगली बिल्ली को संरक्षण दिया जाए। लेकिन ये राज्य का पशु देखा जाए तो मेघालय राज्य का पशु है। कौन सा? ध्यान रखना है, क्लाउडेड लेपर्ड, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भारत के राज्य हैं, भारत के सभी यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों में पाई जाती है। विशेषताएं क्या है? एक मध्यम आकार की बिल्ली होती है, और इसकी ऊंचाई, जो उसकी लंबाई है वो 60 से लेकर 110 सेंटीमीटर और वजन 11 से 20 किलोग्राम के बीच में होता है। इसका नाम इसके कोट पर मौजूद विशिष्ट बादलों के नाम पर रखा गया है, और अधिकांश रूप से काले रंग के किनारे वाले दीर्घवृत्त, जिसके अंदर भाग खाल के पृष्ठभूमि के रंग की तुलना में गहरा रंग होता है। फर का आधार हल्के पीले से गहरे रंग का होता है, और बादल जैसे निशान पाए जाते हैं। संतुलन की अगर हम बात करें तो इसकी असाधारण लंबी पूंछ होती है, और जो शरीर जितनी लंबी हो सकती है, जो कि काले रंग के छल्ले के निशानों से मोटी होती है। इसका शरीर मोटा होता है। अनुपातिक रूप से किसी भी जीवित बिल्ली के समान सबसे लंबे कैनाइन दांत यहाँ पर पाए जाते हैं। अपेक्षाकृत छोटे पैर, चौड़े पंजे होते हैं, और पेड़ों पर चढ़ने और घने जंगलों में रेंगने के लिए उत्कृष्ट है। यह शाखाओं के नीचे उल्टा लटक कर चढ़ सकता है, और सिर के बल पेड़ किसी तने से उतर भी सकता है। तो ये बहुत शातिर बिल्ली है, एक एकांत प्रिय जानवर है। कैसा? एकांत प्रिय जानवर है। और अगर हम इसके संरक्षण की स्थिति की बात करें तो दोनों प्रजातियां, क्लाउड लेपर्ड की जो 2 प्रजातियां हैं वो IUCN की, किसकी? IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया। ध्यान रखें, IUCN की रेड डाटा बुक है, उस रेड डाटा बुक में इसको असुरक्षित के रूप में, कैसा? असुरक्षित के रूप में इसको रखा गया है। तो ये भी ध्यान रखना है, IUCN की रेड डाटा बुक से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स है गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य। अब ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य क्या है और कहाँ का है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार को घोषणा की है कि वह एक नया बाघ अभ्यारण्य स्थापित करेगी, और इसका नाम होगा गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य। कौन सरकार ने की है? छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया हुआ है कि एक नया बाघ अभ्यारण्य हुआ है स्थापित करने की योजना बनाएगी, और जिसका नाम हम गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य रखेंगे। समझते हैं इसके बारे में। तो छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में, यहाँ पे जैसे मान लो छत्तीसगढ़ राज्य मैप रख के बैठे हो गए आप, उसके उत्तरी नॉर्थ के भाग में, जो कि मध्य प्रदेश और झारखंड की सीमा से लगा हुआ है, वहां पर उदंती सीता नदी, अचानक मार, इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य के बाद छत्तीसगढ़ का यह 4था बाघ अभ्यारण्य बनेगा।
तो यहाँ पर कौन सा होगा छत्तीसगढ़ का चौथा होगा, क्योंकि वहां पर पहले से ऑलरेडी उदंती सीता नदी, अचानक मार और इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य ऑलरेडी है। और चौथा बन जाएगा गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तिमोर पिंगला वन्य अभ्यारण्य संयुक्त क्षेत्र में फैला हुआ है। जीव जंतु की बात करें यहाँ के, तो यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, लकड़बग्गा, सियार, भेड़िया, भालू, भौंकने वाले हिरन, चिंकारा, चीतल सहित विभिन्न स्तनपायी प्रजातियों का आवास भी है। यहाँ की नदियों की बात करो, इंपोर्टेंट है नदियां आती हैं, हसदेव, गोपद, बरंगा जैसी यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां हैं, और नेउर, बीजाधुर, बनास, रेहन जैसी यहाँ की छोटी कई नदियां और नाले यहाँ से निकले हुए हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, नेशनल पार्क है ये, और इसकी बात करें तो यह झारखंड और मध्य प्रदेश को जोड़ता है। ध्यान रखना है, जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है वो झारखंड और मध्य प्रदेश को जोड़ता है, और बांधवगढ़ पलामू बाघ अभ्यारण्य के बीच बाघों के आवागमन के लिए गलियारे के रूप में कार्य करता है। मान लो ये बांधवगढ़ का है और ये मान लो पलामू है, और ये जो गलियारा है वो कौन सा है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। तो ये गलियारे के रूप में यह कार्य करता है। यह मूल रूप से संजय धुबरी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है, पता होगा आपको। और 2001 में राज्य के गठन के बाद गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र में एक अलग इकाई के रूप में बनाए जाने की बात सामने आई थी। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स है ब्लूटंग रोग। उम्मीद है आप सारे करंट अफेयर्स जो हम बताते हैं अच्छे से उसको समझते होंगे। एक दो बार वीडियो देख लिया करो, दूसरी बार में तो आपको उसका थोड़ा सा ध्यान भी रहती है। ब्लूटंग रोग, अब ब्लूटंग रोग क्या है इसके बारे में समझते हैं। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से और ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो। ब्लूटंग रोग हाल ही में आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सभी 12 डच प्रांतों में ब्लूटंग रोग की पुष्टि की गई है। मतलब कि डच जो प्रांत है वहां पर ब्लूटंग रोग की 12 के 12 प्रांतों में पुष्टि की गई है। ब्लूटंग रोग एक संक्रामक रोग है और एक गैर संक्रामक है। वेक्टर जनित वायरल रोग है। कैसा, वेक्टर जनित वायरल रोग है जो कि भेड़, बकरी, मवेशी, भैंस, हिरन, अफ्रीकी मिरग के अधिकांश प्रजातियों और ऊंट जैसे जंगली और घरेलू जुगाली करने वाले जानवरों को प्रभावित करते हैं। जुगाली का मतलब होता है जो जानवर मुंह परमानेंट चलाते रहते हैं। संचरण की बात करें तो ब्लूटंग वायरस काटने वाले मच्छरों के द्वारा फैलता है। यह जानवरों या ऊन के संपर्क या दूध के सेवन से नहीं फैलता है, ध्यान रखना है। संक्रमण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं जो प्रभावित प्रजातियों पर निर्भर करता है। मवेशियों में अधिकांश संक्रमण लक्षणहीन होते हैं, मतलब कोई लक्षण नहीं होता है और संक्रमण पाए जाते हैं। भेड़ों में लक्षण दिखने में सबसे अधिक संभावना होती है। भेड़ जो होती है वो सबसे अधिक संभावना होती है कि भेड़ों में वो है लक्षण दिखेंगे। जो संक्रमित भेड़ होते हैं उनमें ब्लूटंग रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो रक्त स्राव है वो रक्त में ऑक्सीजन की कमी करने लगता है और प्रभावित ऊतक का मृत्यु होने लगती है। कौन से जो ऊतक हैं उनकी मृत्यु होने लगती है। युवा मेननों में संक्रमण अधिक स्पष्ट होता है और मृत्यु दर 30% यहाँ पर अधिक होने की उम्मीद बताई जाती है। रोग से संबंधित नुकसान को कम करने, संक्रमित पशु से वेक्टर तक को चक्र को संभावित रूप से बाधित करने के लिए एक कीट नियंत्रण का उपाय किया जाता है और टीकाकरण के साथ इसको प्रभावी और व्यवहारिक रूप से इसका उपयोग भी किया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑरोविले। अब ये ऑरोविले क्या है इसके बारे में समझेंगे। जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। ऑरोविले, केंद्र सरकार ने ऑरोविले में कई शिकायतों को उचित निकायों और एजेंसियों को भेजा हुआ है। कहां भेजा हुआ है? केंद्र सरकार ने भेजा हुआ है ऑरोविले में कई शिकायत और एजेंसी और निकायों को। शिक्षा राज्य मंत्री ने हाल ही में संसद में कहा था। क्या कहा था इसके बारे में समझेंगे ऑरोविले के बारे में बात करते हुए। ऑरोविले की जो स्थापना है 28 फरवरी 1968 को श्री अरविंदो की आध्यात्मिक सहयोगी मीरा अल्फासा ने एक अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक टाउनशिप के रूप में की थी, जिन्हें मां के रूप में जाना जाता है। इस रूप में मां के रूप में जाना जाता है। और 28 फरवरी 1968 को श्री अरविंदो की आध्यात्मिक सहयोगी थी मीरा अल्फासा, इनके द्वारा की गई थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना जीवित अंतरराष्ट्रीय जानबूझकर समुदाय है। ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना जीवित समुदाय है। स्थान की बात करें तो यह तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में पांडुचेरी के बाहरी इलाके में स्थित है। तो ये कहां पर है? भारत में ही है, भारत में ही है। और ये नहीं भूलना है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना जीवित अंतरराष्ट्रीय समुदाय है। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में पांडुचेरी के बाहरी इलाके में स्थित है और भारत के साथ साथ 58 देशों के 3300 लोग एक समुदाय के रूप में एक साथ रहते हैं। 58 देशों के 3300 लोग एक समुदाय के रूप में एक साथ रहते हैं और मानव एकता के उद्देश्य से सांस्कृतिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक अन्य गतिविधियों में लगे रहते हैं। और यहाँ तो आज के समय में
इस घोर कलयुग में परिवार के सदस्य नहीं रह पा रहे एक साथ, और यहाँ पर 58 देशों के 3300 लोग एक साथ रहते हैं। सोचने वाली बात है ना। यह एक बंजर रेगिस्तान से विकसित होकर 3000 एकड़ की टाउनशिप और बायो रीजन बन गया है, जिसमें 3 मिलियन से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। समृद्ध जैव विविधता, 9 स्कूल, कई सामाजिक उद्यम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यूनेस्को ने 1966, 1968, 1970, 1983 में 4 प्रस्तावों के माध्यम से ऑरोविलो की परियोजनाओं का समर्थन किया हुआ है। टाउनशिप 1980 में शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। भारत की संसद के द्वारा पारित ऑरोविले फाउंडेशन अधिनियम 1988 के अनुसार इसको प्रशासित किया जाता है। ऑरोविले फाउंडेशन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार ऑरोविले की स्थापना, रख रखाव और विकास पर अपने व्यय को पूरा करने के लिए फाउंडेशन को अनुदान के रूप में आंशिक वित्त पोषण भी करती है। तो भारत सरकार ने भी इसके लिए एक अधिनियम बनाया हुआ है 1988 का। उसके तहत ऑरोविले को भारत सरकार क्या करती है, रुपए देती है, अनुदान के रूप में सहायता करती है। तो कई सारे भारत भी इस पे व्यय करने की कोशिश करती रहती है। अन्य करंट अफेयर्स की बात करते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। और आप सभी लोग अगर अक्सर देखोगे तो मेरी वीडियो किसान भाई देखते होंगे, स्टूडेंट देखते होंगे जिनके माता पिता किसान ही होंगे। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों के लिए जो ब्याज सहायता है उसको योजना रखने की मंजूरी दी है। ब्याज सहायता मतलब जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम करने की मंजूरी दी है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की बात किया तो 1998 में की गई थी। इसे वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इसके माध्यम से किसानों को कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए 3 लाख रुपए तक का अल्पकालिक ऋण प्रदान किया जाता है। कैसा है? अल्पकालिक ऋण, शॉर्ट टर्म का ऋण प्रदान किया जाता है। किसानों को यह ऋण 7% की किफायती ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की ब्याज में सहायता इसमें दी जाती है। मान लो अगर आपने ये ब्याज लोन लिया हुआ है, आपने ये किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लिया है मान लेते हैं, और आपको ये लोन 5 वर्ष के लिए दिया जाता है। अगर आपका जैसे एक बार मिलता है तो 5 वर्ष के लिए, और प्रत्येक साल आपको अपना पूरा अमाउंट एक बार में जमा करना होता है। जब जमा कर देते हो अगर आप टाइम टू टाइम पे, तो आपको वैसे तो नॉर्मल 7% का ब्याज दर है, लेकिन टाइम पे जमा करोगे तो 7% में -3 कर देना आप लोग, तो केवल 4% की ब्याज दर ही बस, ये केवल 4% इंटरेस्ट रेट केवल लगेगा। तो ये बहुत अच्छी योजना है, इसका लाभ सभी को लेना चाहिए। उपस्थिति पोर्टल क्या है इसका बात करते हैं, और इसके जो शुभारंभ है 5/8/2024 को ही किया गया है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए उपस्थिति पोर्टल की लॉन्च किया हुआ है। तो कहाँ की किया है? झारखंड के मुख्यमंत्री ने किया हुआ है। इस पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत डॉक्टर, मेडिकल कर्मी और अन्य कर्मियों की उपस्थिति को दर्ज किया जाएगा। इस पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करते ही रियल टाइम लोकेशन की जानकारी मुख्यालय तक पहुंच जाएगी। इससे कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति का क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। यह पोर्टल रियल टाइम अटेंडेंस से लेकर सभी डेटा को स्टोर करके रखेगा। तो क्योंकि अब मान लो ये हॉस्पिटल बना हुआ है, इस हॉस्पिटल में कौन सा कर्मचारी कब आ गया है इसकी कभी तक पता नहीं चल पाता था गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट में एम्प्लॉय अपना कर्मचारी आया, डॉक्टर आया, और इसने उपस्थिति पोर्टल पर अपना क्लिक किया, उसके रियल टाइम लोकेशन पता चल गई और पता चल गया कि भाई साहब ये अपने समय पर आ चुके हैं। इसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के अवकाश, पीएफ सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी डेटा को सिक्योर किया जाएगा। तो आज यहाँ पर मेन टॉपिक्स पर मैंने बात की, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल पे एक बार जाके चेकआउट कर लेना, और वीडियो पे बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद।